हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। जैसा कि आप जानते हो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि मैटर क्या होते हैं। ठीक, तो हमारे सराउंडिंग्स में अगर देखा जाए यूनिवर्स में, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे क्या हैं, एक तरीके से मैटर हैं। जैसा कि आप जानते हो मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो सॉलिड स्टेट में हमें दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो लिक्विड स्टेट में, और कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ठीक है, तो मैटर किसे बोलते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया था कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया था कि जैसे बुक्स हो गए, ठीक है, और बुक्स हो गया, पेन हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से सॉलिड मैटर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका अगर फिजिकल नेचर देखा जाए तो ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड होते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसा कि आप जानते हो बुक्स क्या है, ये कहीं भी अगर हम इसको रख दें तो ये स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है उतने स्पेस को, और साथ में इस क्या होता है, इसके पास मास भी होता है। तो इस वजह से ये क्या है, एक तरीके से सॉलिड मैटर है। दिस इज सॉलिड मैटर। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ लिक्विड मेटल्स लिक्विड मैटर्स के एग्जांपल्स हमने आपको दिया था। जैसे वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, साथ में ऑयल हो गया। तो ये सारे जो मैटर हैं एक तरीके से लिक्विड मैटर हैं। लिक्विड मैटर, तो जैसा कि आपने देखा ये सभी क्या होते हैं, लिक्विड मैटर होते हैं। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सभी भी क्या होते हैं, जिस भी कंटेनर में इन्हें अगर रख दिया जाए तो वो क्या करते हैं, उस कंटेनर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और साथ में इनके पास क्या होता है, कुछ न कुछ मास भी होता है, ठीक है, वेट भी होता है। ठीक है, जैसे गैसियस मैटर की अगर हम बात करें तो नेचर में अगर देखा जाए तो बहुत टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये सारी गैसेस जो नेचर में प्रेजेंट हैं, इन गैसेस में भी कुछ न कुछ मास होता है, इनका भी कुछ न कुछ वेट होता है, बहुत माइन्यूटली होता है, लेकिन कुछ न कुछ इनके पास वेट ज़रूर होता है। और गैसेस क्या होती हैं, स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती हैं। अब देखो, किसी भी गैस को अगर हम किसी भी रूम में अगर छोड़ दें तो वो रूम के हर चारों तरफ फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि गैस कहीं ना कहीं जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे या कहीं भी उसको अगर हम रखते हैं तो वो उतने, उस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा वो क्या करेगा, उतने वॉल्यूम को क्या करेगा, वो कवर कर लेगा। ठीक है, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो गैसेस भी क्या है, एक तरीके से मैटर है। ठीक है, गैसेस क्या होते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और इनके पास मास भी होता है। इस वजह से गैसेस क्या होते हैं, मैटर होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताया था प्रीवियस क्लास में कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिन्हें हम मैटर की कैटेगरी में नहीं रखते। ठीक है, उन्हें हम मैटर में कंसीडर नहीं करते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हमने दिया था आपको, जैसे लव हो गया, ठीक है, केयर हो गया, ठीक है, हेट हो गया, ठीक है, और स्मेल हो गया। ये सारे जो फीलिंग्स होती हैं ये सभी मैटर नहीं होते। जितने भी फीलिंग्स की कैटेगरी में आते हैं ये सभी मैटर नहीं हैं, ये सभी मैटर नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास ना तो मास है और ना तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। एक तरीके से ये क्या होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। तो फीलिंग्स को मैटर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप देखो तो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है क्वेश्चंस इंडेक्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन, तो आप इतना इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो फीलिंग्स की बात अगर कहीं पे की जा रही है, ठीक है, जैसे टेस्ट अगर है, अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्ट क्या है, तो टेस्ट एक तरीके से मैटर नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि स्मेल ऑफ ऑरेंज, मतलब स्मेल ऑफ एनीथिंग, स्मेल ऑफ एनीथिंग क्या होता है, मैटर होता है।
अगर किसी भी चीज़ के स्मेल की बात कर रहा है तो वो क्या होता है, मैटर होता है। जैसे अगर हम बात करें स्मेल ऑफ ऑरेंज, स्मेल ऑफ मैंगो, स्मेल ऑफ एनीथिंग, स्मेल ऑफ फूड, स्मेल ऑफ ऑरेंज, इस तरह की चीज़ें, जैसे कुछ भी अगर स्मेल की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो सभी मैटर हो जाते हैं। देखो बच्चों, अगर केवल स्मेल लिखा है तो केवल स्मेल मैटर नहीं होगा, ठीक है। ओनली स्मेल इज़ नॉट मैटर, बट स्मेल ऑफ ऑरेंज, स्मेल ऑफ फूड और स्मेल ऑफ एनीथिंग, ठीक है, क्या होता है, मैटर होता है। स्मेल ऑफ एनीथिंग इज़ कंसीडर्ड एज मैटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेस्ट की, तो अगर केवल टेस्ट पूछा जाए तो दिस इज़ नॉट मैटर, लेकिन अगर टेस्ट ऑफ एनीथिंग, टेस्ट ऑफ ऑरेंज, टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ एप्पल, इस तरह से किसी भी मैटर के टेस्ट की अगर बात कर रहा है तो वो मैटर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। केवल टेस्ट अगर कह रहा है तो टेस्ट इज़ नॉट मैटर, ओनली टेस्ट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज मैटर, बट टेस्ट ऑफ एनीथिंग आर कंसीडर्ड एज मैटर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। तो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बच्चों। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने, ठीक है, पंच तत्व, मैटर को पंच तत्व में क्लासीफाई किया था, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया, ठीक है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर और एक दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ठीक है। तो मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मैटर आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ओवरऑल अगर हम बात करें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर की क्लासिफिकेशन को आप स्टडी करोगे, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये आपको चैप्टर 2 में मिलेगा। जब आप चैप्टर 2 पढ़ोगे तो वहाँ पे उस चैप्टर 2 में मैटर के क्लासिफिकेशन जो किए गए हैं वो किसके बेसिस पे किए गए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किए गए हैं। लेकिन आप यहाँ चैप्टर 1 में केवल मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल नेचर के बेसिस पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 में केवल और केवल बात की गई है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हम बात डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर्स आर क्लासिफाइड into 3 categories, solid, liquid and gas। देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ गैस होते हैं। तो सॉलिड मैटर को जनरली हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं और लिक्विड को स्मॉल l से और गैस को स्मॉल g से। अगर कहीं भी ब्रैकेट के अंदर स्मॉल s लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड स्टेट में है। अगर स्मॉल l लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर तो वो लिक्विड स्टेट हम उसको कंसीडर करते हैं। और अगर स्मॉल g लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर तो इसका मतलब वो किस स्टेट में है, वो मैटर गैसियस स्टेट में है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आइस की, तो आइस के सामने आप देखोगे तो ब्रैकेट में जनरली बुक्स में जी लिखता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन वगैरह में ऐसे नॉर्मली नहीं लिखता, लेकिन रिएक्शंस वगैरह में लिखता है, ठीक है। तो आइस के सामने अगर ब्रैकेट में जी नहीं एस लिखा है, ठीक है, एस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइस किस में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो वाटर के सामने आप देखोगे जनरली ब्रैकेट में स्मॉल एल लिखा रहता है, ठीक है। कोई भी गैस अगर है, जैसे O2 गैस है, ठीक है, तो O2 गैस के आगे स्मॉल g लिखा रहता है। इसका मतलब कि वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो देखो बच्चों,
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन मैटर हैं, तीन फॉर्म है एक तरीके से मैटर जो कि एग्जिस्ट करते हैं तीन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे दो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने आएंगे, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा टर्म आएगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसको हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सवाल अब यहाँ पे ये है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड कोई भी मैटर सॉलिड क्यों है, ठीक है, या कोई भी मैटर हमें सॉलिड क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई भी मैटर लिक्विड क्यों है या गैसियस क्यों होता है, ठीक है, गैस फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें समझना है तो इसके लिए हमें दो टर्म्स समझने होंगे। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो देखो बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के, ये मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होता है और वो उस फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे में अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में जिस फोर्स के थ्रू अट्रैक्शन हो रहा है उस फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, सिंपली ये आप जान लो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और जब फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, जैसा कि हमने बताया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, फोर्स के थ्रू क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी बात अगर हम करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, तो देखो बच्चों, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो थोड़ा बहुत भी स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो थोड़ा बहुत भी स्पेस है, उस स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो स्पेस है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। अब मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स जब कंबाइंड होते हैं, तो ढेर सारे जब पार्टिकल्स कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से कभी कभी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी टर्म यूज किया जाता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर एक डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करें, इसको आप डायग्राम बना भी लेंगे। ठीक है, देखो मान लो ये है एक डायग्राम जिसमें हमने एक तरफ सॉलिड ले लिया, एक लिक्विड और दूसरी तरफ गैस। देखो बच्चों, अगर इसे हम सॉलिड समझ रहे हैं, ठीक है, मान लो ये सॉलिड मैटर हो गया, ये आपका लिक्विड मैटर हो गया और ये ब्लॉक आपका गैसियस मैटर के लिए हो गया। अब जरा देखो बच्चों, सॉलिड मैटर के केस में जो कोई भी मैटर हमें सॉलिड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस मैटर के अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मैटर के अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत नियरेस्ट होते हैं। मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा नियरेस्ट होते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या टर्म यूज करते हैं, उसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सॉलिड, कोई भी मैटर सॉलिड क्यों है, क्योंकि सॉलिड मैटर के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। और दूसरी तरफ
अगर देखा जाए तो इंटरमालिक्यूलर स्पेस अगर बहुत कम है तो इसका मतलब मालिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक हैं, और जब मालिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक हैं तो उन मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो काफ़ी हाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। देखो बच्चों, मालिक्यूल जितना ज़्यादा नज़दीक होगा मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। मालिक्यूल्स अगर दूर होंगे तो मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड, कोई भी मैटर सॉलिड इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड मैटर जो होते हैं उनमें प्रेजेंट मालिक्यूल्स के बीच में इंटरमालिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं मालिक्यूल्स, बहुत नज़दीक होते हैं। ठीक है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से कोई भी मैटर हमें सॉलिड दिखाई देता है। देखो बच्चों, कोई भी मैटर अगर है उनमें अगर इंटरमालिक्यूलर स्पेस बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई है, ठीक है, मालिक्यूल्स के बीच में, तो वो मैटर हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा, वो मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड मैटर में जो मालिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े दूर होते हैं। कहने का मतलब लिक्विड मैटर के जो मालिक्यूल्स होते हैं उन मालिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर के कंपेयर में अगर हम बात करें लिक्विड मैटर की, तो लिक्विड मैटर के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं, मतलब इनमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड मैटर। तो अब अगर देखा जाए तो डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, मालिक्यूल्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो किस तरफ मूव करेगा? वो मैटर लिक्विड स्टेट की तरफ, लिक्विड फॉर्म की तरफ वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसी वजह से लिक्विड मैटर में क्या होता है कि इंटर मालिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और अगर स्पेस बढ़ रहा है बच्चों, अगर मालिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। मालिक्यूल्स अगर दूर दूर होंगे तो उनमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा ना। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड में इंटरमालिकुलर स्पेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड मैटर, बट इंटरमालिकुलर फोर्स जो है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड मैटर। बात को समझो, सॉलिड मैटर में इंटरमालिकुलर फोर्स काफ़ी हाई था और इंटरमालिकुलर स्पेस बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि मालिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक है, जबकि लिक्विड मैटर में जो मालिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, मतलब थोड़े से डिस्टेंस में होते हैं। तो देखा जाए तो लिक्विड मैटर में जो इंटरमालिकुलर स्पेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड मैटर। और लिक्विड के केस में इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाता है, इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। मतलब कहने का कि लिक्विड मैटर में इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड मैटर। ठीक है, अब बात करते हैं गैसियस मैटर की। तो देखो बच्चों, गैसियस मैटर में जो मालिक्यूल्स होते हैं और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू लिक्विड मैटर। ठीक है, मतलब लिक्विड मैटर की कंपेयर में अगर हम बात करें तो जो गैसियस मैटर के मालिक्यूल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, कहने का मतलब गैसियस मैटर में इंटरमालिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड मैटर एंड लिक्विड मैटर। और अगर इंटरमालिकुलर स्पेस काफ़ी हाई है गैसियस मैटर में तो इनमें इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि मालिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं। तो मालिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि गैसियस मैटर के जो मालिक्यूल्स होते हैं उनमें डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इंटरमालिकुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है।
कहने का मतलब गैसियस मैटर में इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है गैसियस मॉलिक्यूल में, ठीक है बच्चों। तो देखो कोई भी चीज़ अगर हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रही है, लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में, तो इसका मतलब ये हुआ कहीं कहीं कोई भी चीज़ अगर गैस फॉर्म में है, ठीक, तो इसका मतलब कि वो उनमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी हाई है, मतलब स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसी वजह से वो गैसेस फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। और अगर कोई भी मैटर हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि उस मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, मतलब वो मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली कॉम्पैक्ट हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफ़ी हाई है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, वो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। तो जनरली मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लो बच्चों। आगे के जो टॉपिक्स हमने आपको बताया है, जो हम आपको बताएंगे, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इसी पे बेस्ड है। किस यहाँ पे देखो बच्चों 2 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, तो इसको आप याद रखो, ठीक है, डायग्रामेटिकली इसको आप बना सकते हो फेयर कॉपी पे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट्स ऑफ मैटर की, ओके बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, हैव अ गुड डे।